Everyone, I am Nihal Misra, currently a final year student at National Institute of Technology Srinagar in Mechanical Engineering Department. Today I am going to discuss an important topic of NEET physics, that is mechanical properties of the fluid. तो सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या होता है। हम जानते हैं हमारा यूनिवर्स जो है मैटर से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसके पास कोई मास होता है। मैटर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, अनदर इज फ्लूइड। सॉलिड क्या होते हैं? जिनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लाइक अगर हम बात करें आइस क्यूब की, या टेबल हो गया, या मार्कर हो गया। दूसरा आता है फ्लूइड। फ्लूइड को अगेन हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, लिक्विड एंड गैसेज। लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड वे सबस्टांस होते हैं जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास वाटर है, जो वाटर को आप ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर बकेट में डाल देंगे तो बकेट का शेप ले लेगा। एंड अनदर कैटेगरी ऑफ द फ्लूइड इज गैसेज। गैसेज क्या होती हैं? गैसेज ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जिनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही कोई शेप फिक्स होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि फ्लो कर सके, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्लूइड आर अ सबस्टांस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ द शियर फोर्स। अब शियर फोर्स होता क्या है? मान लीजिए एक बॉडी है, बॉडी की ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अगर जो इसके पैरेलल में हम फोर्स लगाएं तो उसे हम शियर फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जो आप फोर्स लगाएंगे तो उसे नॉर्मल फोर्स के नाम से जाना जाता है। इधर देखिए एक पाइप है, इस पर से इसमें से फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हम जानते हैं जो इसके वॉल्स के कांटेक्ट में होगा वो लगभग रेस्ट पर होगा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, आप देखिए डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, शियर फोर्स हम लगा रहे हैं। ये वाला पार्टिकल पहले यहाँ पर था, फिर T इक्वल टू टी पर यहाँ पर पहुंच गया, ये वाला 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 यहाँ पर पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फ्लूइड की स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में। फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पिक्चर में क्यों आया? मान लीजिए आप फर्श के ऊपर वाटर गिरा दें और ऑयल गिरा दें, तब देखेंगे आप दोनों का फ्लो बिहेवियर अलग अलग होगा। वाटर इजिली फ्लो करेगा, वेयर जो लिक्विड है, जो आपका ऑयल था, वो इतना आसानी से फ्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है विस्कोसिटी के कारण। विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय वन लेयर टू द एडजेसेंट लेयर। ये मान लीजिए फ्लूइड है, कोई फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वाटर है, वाटर की एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। तो इन दोनों, इस लेयर के द्वारा इस लेयर को जो रेजिस्टेंस ट्रांसफर किया जाएगा दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी। जो फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होगा उसको फ्लो करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी, मतलब उतना इजीली वो फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए आप देखेंगे मरकरी जो फर्श पर गिर जाता है इजीली फ्लो नहीं करता है। आगे बात करते हैं कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी एक इफेक्ट है जो कि सरफेस टेंशन की वजह से आता है। क्या होता है कैपिलरिटी में? मान लीजिए आपके पास एक टैंक है, टैंक में भरा हुआ है लिक्विड, और इसमें क्या कीजिए, आप स्मॉल डायमीटर का ट्यूब लीजिए, इसे वर्टिकली खड़ा कर दीजिए, तो आप देखेंगे या तो लिक्विड के लेवल में राइज हो रहा है मिनिस्कस में, या तो मिनिस्कस में लिक्विड के लेवल में फॉल हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ये सरफेस है इसकी क्या बोलते हैं, मिनिस्कस की, और वाटर या फिर जो फ्लूइड है उसके बीच में एडहेजन फोर्स काम करते हैं। जहां पर एडहेजन फोर्स वीक होंगे वहां पर मिनिस्कस का लेवल ऊपर चढ़ेगा, और जहां पर मिनिस्कस के डाउन होगा मिनिस्कस का लेवल, वहां पर एडहेजन फोर्स स्ट्रांग होंगे। जो राइज या फॉल हुआ है मिनिस्कस की हाइट में, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज h इज इक्वल टू 4t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो gd। जहां पर थीटा क्या है? कांटेक्ट एंगल है। कांटेक्ट एंगल क्या होता है? मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस और ये मान लीजिए लिक्विड है, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज द कांटेक्ट एंगल। और हाँ, कांटेक्ट एंगल अगर जो 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन 90 डिग्री, तो आप पाएंगे कि वेटिंग सरफेसेस होती है। अगर जो यही कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन है 90 डिग्री, तो ये सरफेसेस जो होंगी वो नॉन वेटिंग सरफेसेस होंगी। यहां पर देखिए आप, यहां पर जो आप देखेंगे, यहां पर कांटेक्ट एंगल जो है ग्रेटर देन है 90 डिग्री, और यहां पर जो आप कांटेक्ट एंगल देख रहे हैं ये क्या है? लेस देन है 90। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स होता है जो कि पर यूनिट एरिया पर एक्ट करता है। प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो इन्वायरमेंट के द्वारा हम सब पर प्रेशर लगाया जाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। एंड गेज प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए अगर जो आप प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसे गेज प्रेशर के नाम से जाना जाता है। E इक्वल होता है रो जी एच के, ई गेज। अगर जो आप बात करें वैक्यूम प्रेशर की, तो वैक्यूम प्रेशर अगर जो आप जीरो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या जीरो प्रेशर लाइन के रेस्पेक्ट में प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे तो उसे नाम से जाना जाता है वैक्यूम प्रेशर, और जिसकी वैल्यू होती है P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। चलिए बात करते हैं पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ कहता है अगर मान लीजिए कि स्टैटिक फ्लूइड है और इसके किसी पॉइंट पर अगर जो आप प्रेशर अप्लाई करें तो यह चारों डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इसके कुछ एप्लीकेशन है पास्कल लॉ के, वो देखते हैं। चलिए एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ पर बात करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो आपने देखी होगी, या जो आप गाड़ी धुलाने जाते हैं तो इसे जो गाड़ी उठाने धुलने वाला क्या करता है, आपकी गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है ताकि उसका जो नीचे का पोर्शन अच्छे से साफ किया जा सके, उसे ही हाइड्रोलिक लिफ्ट के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द पास्कल प्रिंसिपल, पास्कल प्रिंसिपल क्या कहता है, जो हम स्मॉल एरिया पर फोर्स लगाएंगे वही इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा इस लार्ज एरिया वाले को। यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी हुई होगी तो होगा क्या, तो WPA डिवाइडेड बाई PB। तो यहां से देखिए A2/A1 इज इक्वल टू द W बाई F। और आप जानते हैं, आप देख सकते हैं A2 बहुत ज्यादा बड़ा है A1 के कंपैरिजन में, तो A2/A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो A2/A1 हमारा क्या है, W बाई F के इक्वल है। तो ये क्या हुआ, W इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप स्मॉल फोर्स, पास्कल लॉ की हेल्प से आप यहाँ पर स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको लार्ज फोर्स मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं स्ट्रीमलाइन के बारे में। स्ट्रीमलाइन क्या होती है? स्ट्रीमलाइन इमेजिनरी कर्व होती हैं जो कि स्पेस में ड्रा की जाती हैं इन सच अ वे दैट अगर जो इनके किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी को बताती हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताती हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके की कर्व है, यहाँ पर अगर जो आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो इस पॉइंट पर इस वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है उसे बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर जो आपने ड्रा कर दिया टेंजेंट तो यहाँ पर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है उसे बताएंगे। अगर और जो फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन के अलोंग उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो के नाम से जाना जाता है। और आगे बात कर, और इस दो स्ट्रीमलाइन जो हैं दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जो कट करेंगे एक दूसरे को तो एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए अगर हम दो एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो हमारा फ्लूइड एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और स्टडी फ्लो हो रहा है। स्टडी फ्लो का ये मतलब हुआ कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें टाइम के साथ साथ कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो मास फ्लो रेट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मास फ्लो रेट विल बी कांस्टेंट। अब मास फ्लो रेट का क्या मतलब हुआ, मास पर यूनिट टाइम विल बी कांस्टेंट। मास को क्या कर सकते हैं, मास को आपने अभी बताया था मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। तो मास को क्या लिख लें, रो ए इंटू एल डिवाइडेड बाई टी। ए हो गया कांस्टेंट, तो रो इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई टाइम कांस्टेंट। एल बाई टी ये क्या होता है, वेलोसिटी। रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारी आ जाती है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 1D एंड स्टेडी फ्लो। अगर जो हमारा जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो इसके लिए क्या होगा, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रो इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं कि फ्लो कितने तरीके का होता है। फ्लो दो तरीके का होता है बेसिकली, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ द लेयर फ्लो करते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें जो आपके फ्लूइड पार्टिकल हैं वो जिग जैग फ्लो करते हैं। जैसे लैमिनार फ्लो ये रहा,
इन द फॉर्म ऑफ द लेयर। जिगजैग फ्लो, मान लीजिए फ्लूइड पार्टिकल कभी इधर था कभी इधर था कभी, मतलब यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होकर फ्लूइड पार्टिकल फ्लो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नाली में अगर फ्लो किस तरीके का होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। एंड जो लैमिनर फ्लो होता है ये मोस्टली लो वेलोसिटी पर होता है, और टर्बुलेंट फ्लो जो होता है बहुत ज्यादा जो वेलोसिटी हाई होती है फ्लो की, उस केस में हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। चलिए आगे देखते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं। रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होते हैं जो कि बताते हैं हमें कि फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है, आइदर इट इज लैमिनर और टर्बुलेंट। रेनॉल्ड नंबर को कुछ ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, अगर जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो जो हमारा होगा वो लैमिनर होगा। अगर जो 4000 से ज्यादा है लैमिनार की वैल्यू, लैमिनार रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो हमारा फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट होगा। और अगर जो रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में है तो हमारा फ्लो जो होगा वो ट्रांजिशन फ्लो के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल जो है एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है हर स्टडी इनकम्प्रेसिबल आइडियल एंड नॉन विस्कस फ्लो if it is fluid is flowing in the streamline, summation of all its kinetic potential and pressure energy per unit volume remains constant. P plus rho gs plus half rho v square remains constant. चलिए आगे बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के लिए कैसे आप डेरिवेशन करेंगे? इसके लिए मान लीजिए एक पाइप है जिसमें हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके एंट्री पर हमारा प्रेशर है P1, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, वेलोसिटी है V1, एग्जिट पर हमारा प्रेशर है P2, वेलोसिटी है A2, वेलोसिटी है V2, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2, और जो हमारा एंट्री पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट से Z1 हाइट पर है, एग्जिट पॉइंट जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट से Z2 हाइट पर है। तो बात करते हैं यहां पर Wm, वर्क क्या होगा? F इंटू डी, एंट्री वर्क क्या होगा? F इंटू डी। तो F क्या होगा? P1 इंटू A1, यहां पर देखिए, और D1 x1 हो जाएगा, x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा T1 टाइम में यहां तक पहुंचने में। तो P1 A1, इसे क्या लिख सकते हैं? A1 इंटू x1 डेल्टा V1, एंड n पर क्या हो जाएगा? पॉइंट n पर अगेन F इंटू डी फोर्स, फोर्स क्या है? P2 A2 इंटू x2 हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो P2 की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा V2। अब डेल्टा V1 विल बी इक्वल टू द डेल्टा V2, क्योंकि जितना हमारा वॉल्यूम इसका एंटर करेगा फ्लूइड का उतना ही यहां से बाहर निकलेगा, इज इक्वल टू डेल्टा V हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? Wm इज इक्वल टू P1 डेल्टा V, Wn इज इक्वल टू P2 डेल्टा V। तो यहां पर नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा? नेटवर्क इज इक्वल टू Wm माइनस Wn माइनस Wm, दैट इज P2 डेल्टा V माइनस P1 डेल्टा V, दैट इज P2 माइनस P1 डेल्टा V। अगेन यहां पर बात करते हैं एनर्जी की। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एट द पॉइंट M, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट M मेरी क्या होगी? m g इंटू h की जगह पर क्या है? Z1, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी? हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर हमारी v1। अगर जो बात करें n पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? m g, और हाइट हमारी क्या है? a, Z2, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट द पॉइंट n? ये क्या होगी? हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर। नेट चेंज इन एनर्जी आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। नेट चेंज इन एनर्जी
क्या होगा, नेट एनर्जी एट द पॉइंट n माइनस एनर्जी एट द पॉइंट m। तो एनर्जी एट द पॉइंट n आपकी क्या होगी, m g z2 प्लस हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस m g z1 प्लस हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर। तो नेट चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द एम जी z2 माइनस z1 प्लस हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्योंकि मैंने अभी बताया था जो हमारा बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली प्रिंसिपल है, बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो हमारा जो नेट चेंज वर्क में हुआ है इक्वल होगा नेट चेंज इन एनर्जी के। तो नेट चेंज इन वर्क विल बी इक्वल टू नेट चेंज इन एनर्जी। तो नेटवर्क हमारा क्या था, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ प्लस mg z2 माइनस z1। Sorry, this is m n, that is p1 p2 p1 minus p2। तो यहां पर देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, m जो है m को क्या लिख सकते हैं, रो इनटू डेल्टा v। तो इसमें क्या हो गया, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ रो डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू डेल्टा V इंटू G Z2 माइनस Z1। डेल्टा V कर दिया, बचा क्या, P1 माइनस P2 is equal to half of rho v2 square minus v1 square plus rho g z2 minus z1। ये क्या हुआ, p1 minus p2 is equal to half of rho v2 square minus half of rho v1 square plus rho g z2 minus rho g z1। अगेन p1 वन वाले टर्म सारे एक सारे ले आओ, हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी z1 प्लस इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी z2। इसका क्या मतलब हुआ,